जय हिंद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं हम, और राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में इस वीडियो में हम सांभर और अजमेर के चौहान वंश के साथ साथ रणथंभौर के चौहान, नाडोल के चौहान और जालोर के चौहानों से संबंधित विस्तृत नोट्स का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। चौहान राजवंश के बारे में। चौहान वंश राजस्थान के सबसे प्रभावशाली और प्रमुख राजवंशों में एक माना जाता है, और प्रारंभिक क्षेत्र था उनका शुरुआती विस्तार जांगल देश और शाकंभरी, जो सांभर के आसपास का जो क्षेत्र था उसे शाकंभरी कहा जाता था। तो वहाँ पर चौहानों का निवास स्थान था, और चौहानों का उद्भव सपादलक्ष नामक भूभाग से माना जाता है। सपादलक्ष नामक जो स्थान था वहाँ से इनका उद्भव माना जाता है, और सबसे पहले इनकी पहली राजधानी थी अहिछत्रपुर, आज जो नागौर में है, उसे पहले अहिछत्रपुर कहते थे। ये चौहान वंश की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी। और उत्पत्ति से इनकी चौहान वंश की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। सूर्यवंशी उत्पत्ति मत दिया है हमीर महाकाव्य में नयन चंद्र सूरी ने, और हमीर रासों में जोधराज ने, और पृथ्वीराज विजय में जयानक ने। इन्होंने कहा है कि ये जो चौहान थे वो सूर्यवंशी क्षत्रियों के वंशज हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी इस मत का समर्थन करते हैं। याद कर लेना आप, ये तो मैं एक बार रीडिंग कर रहा हूँ आप ताकि समझ सको। बाकी याद तो आपको करना है और रिवीजन आपको बार बार करना है। जो नए हैं उनके लिए कह रहा हूँ, बाकी तो जो पुराने हैं, एक्सपीरियंस्ड है, वो सब जानते हैं किस प्रकार से याद करना है और कैसे रिवीजन करना है। चलिए, अब चंद्रवंशी उत्पत्ति मत कैसे कौन कौन दे रहा है वो देखते हैं हम। एक तो हांसी अभिलेख हरियाणा में है, और एक आबू का शिलालेख है, अचलेश्वर शिलालेख भी कहते हैं उसको। इसमें कहा गया है कि चौहान जो थे वो चंद्रवंशी थे। अब ब्राह्मण वंशी उत्पत्ति के मत कौन दे रहा है? देखो, इस मत के अनुसार चौहान जो थे वो ब्राह्मण गोत्र से उत्पन्न हुए हैं, और बाद में ये क्षत्रिय बने थे, क्योंकि शासन करने लगे थे और युद्ध करने लगे थे तो क्षत्रिय कहलाए थे। इसके प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं हमें बिजोलिया अभिलेख में, और इस अभिलेख में चौहानों को विप्र श्रीवत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है, यानी कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इसको अपन वत्स गोत्रीय भी कह सकते हैं और विप्र श्रीवत्स गोत्र ब्राह्मण भी कह सकते हैं। इस मत का समर्थन करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा और कवि जान। ठीक है, जान कवि जो है ना, जिन्होंने कायम खानी रासो लिखी थी वो। अब सबसे पहले हम चौहानों के आदि पुरुष संस्थापक वासुदेव चौहान से हम शुरू करते हैं, जिन्होंने 551 ईस्वी के आसपास में नागौर में जो अहिछत्रपुर कहलाता था पहले, उसे अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी, और वहाँ से राज्य अपना शासन स्थापित किया, और सांभर में अपना शासन स्थापित किया था 551 ईस्वी में। इन्हें चौहान वंश का प्रारंभिक और वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी कि चौहानों को आदि पुरुष या मूल पुरुष या चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान को माना जाता है। ठीक है, वासुदेव चौहान एक ब्राह्मण थे ऐसा कहा जाता है। विदेशी आक्रमणकारियों के साथ लंबे संघर्ष में विजय प्राप्त की थी इन्होंने, और जनता इन्हें विष्णु का अवतार मानकर सम्मान देती थी, और इन्होंने सांभर झील का निर्माण करवाया ऐसा कहा जाता है। हालांकि सांभर झील एक प्राकृतिक है, फिर भी हो सकता है इन्होंने उस झील को बड़ी करवाया हो, चौड़ी करवाया हो, या विस्तृत थोड़ी सही ढंग से उस झील को बनवाई गई हो। और शाकंभरी देवी को अपनी कुल देवी माना था, और शाकंभरी देवी का हो सके तो मंदिर बनवाया था इन्होंने। बिजोलिया शिलालेख, इस शिलालेख के अनुसार वासुदेव को राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक कहा गया है। इसमें सांभर झील के निर्माण और शाकंभरी देवी मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद आते हैं हम सामंतराज, जिन्होंने 684 से 709 ईस्वी तक शासन किया था, और वासुदेव के लगभग 125 वर्ष बाद सामंतराज ने सत्ता संभाली और चौहान वंश को पुनः सुदृढ़ किया था। इनका उपनाम है, कर्नल टोड ने इन्हें माणक्य राय कहा है। इनके बड़े भाई दुर्लभ राज ने अरब आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। 684 ईस्वी में इन्होंने सांभर पर पुनः अधिकार किया और अपने राज्य का विस्तार किया, जिसके कारण कई सामंतों ने उनकी अधीनता स्वीकार की। इस तथ्य की पुष्टि कौन करता है? बिजोलिया शिलालेख और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ। अब आगे चलते हैं हम नरदेव या
पूर्णतल जो 709 ईस्वी में थे। और बिजुलिया शिलालेख में इस शासक का नाम नृप मिलता है। नृप यानी कि राजा होता है वैसे तो, लेकिन इनका नाम भी नृप मिलता है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में इस शासक का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अजय राज प्रथम की बात करते हैं हम, जिसे अजयपाल चक्री भी कहा गया है, जिन्होंने 721 से 734 ईस्वी तक शासन किया था और कई युद्धों में विजय प्राप्त करने के कारण इन्हें चक्रवर्ती पद धारण किया। इन्होंने अजयमेरु दुर्ग की स्थापना की थी। अजयमेरु दुर्ग तारागढ़ का निर्माण करवाया था। आज तारागढ़ कहते हैं हम, पहले अजयमेरु दुर्ग कहा जाता था और अजयराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अखबार उल अखबार के अनुसार यह भारत के पर्वत पर बनने वाला सर्वप्रथम दुर्ग था। सबसे पहला गिरी दुर्ग कहलाया था ये अजयमेरु दुर्ग। हरविलास शारदा भी अजमेर की बसावट का श्रेय अजयराज प्रथम को ही देते हैं। देखो, इसमें भी एक मत है कि अजयराज द्वितीय ने करवाया था या अजयराज प्रथम ने करवाया था। तो जैसा कि अधिकतर पुस्तकों में मिलता है अजयराज प्रथम के बारे में ही मिलता है, तो हमें यही पढ़ना चाहिए। हालांकि एग्जाम में कभी ऐसा अजयराज प्रथम और अजयराज द्वितीय दोनों एक साथ किसी भी विकल्प में नहीं पूछे जाएंगे। जब अजयमेरु दुर्ग की स्थापना के बारे में जब पूछा जाएगा तो अजयराज प्रथम और अजयराज द्वितीय दोनों का नाम एक ही क्वेश्चंस के विकल्प में नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग किताबों में अभी अलग अलग मत दे रखे हैं इसलिए। बाकी आप अजयराज प्रथम को ही माने तो बेटर रहेगा। और ऐतिहासिक प्रमाण हरविलास शारदा भी अजमेर की बसावट का श्रेय अजयराज प्रथम को देते हैं। शिलालेख और लेख जैन लेखों से सिद्ध होता है कि अजमेर की मूल बसावट इन्हीं के से संबंधित है, न कि 12वीं शताब्दी के अजयराज से, है ना, मैंने कहा था ना। तो आप इसे ही माने आप। उसके बाद में चंद्रराज प्रथम और गोपेंद्र राज की बात करें तो ये विग्रहराज प्रथम के पुत्र थे। प्रबंध कोश के अनुसार गोपेंद्र राज ने बेगवरिश को पराजित किया था और इन्होंने अरबों का प्रतिरोध किया था। इन्होंने अरबों के विस्तार को रोका, जो सांस्कृतिक और सैन्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। और इस काल में प्रतिहार और चौहान गठबंधन देखा गया है। उसके बाद दुर्लभ राज प्रथम आए थे। 784 से 809 ईस्वी के बीच इन्होंने शासन किया था। यह चंदन राज का पुत्र और गोपेंद्र राज का उत्तराधिकारी था। उपाधि इनको मिली थी गौड़ रसास्वाद की। पृथ्वीराज विजय में इसे कहा गया है गौड़ रसास्वाद। इन्होंने गंगा सागर तक विजय प्राप्त की और अपनी तलवार को गंगा सागर में स्नान करवाया। इसके समय में बंगाल क्षेत्र में चौहानों के प्रभाव की शुरुआत हुई। यह प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था। उसके बाद गुवक प्रथम या गोविंद राज की बात करते हैं हम, तो इसका उपनाम गोविंद राज ही था और हर्ष शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने इसे प्रसिद्ध वीर की उपाधि प्रदान की थी और इतिहासकार सीवी वैद्य के अनुसार यह एक स्वतंत्र सम्राट था। इसके बाद गुवक द्वितीय की बात करते हैं हम। यह चंद्रराज द्वितीय का पुत्र था। इसने एक स्वयंवर का आयोजन कर 12 सामंतों को आमंत्रित किया और इसने अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के सम्राट भोज प्रथम के साथ किया था। चंद्रराज द्वितीय की बात करते हैं हम, तो इनका उपनाम शशि नृप था और यह गुवक द्वितीय का पुत्र था। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में इसे एक वीर योद्धा बताया गया है और हर्ष शिलालेख के अनुसार इसने दिल्ली के तंवर राजा रुद्र को युद्ध में हराकर मार डाला था। और धार्मिक कार्य इन्होंने यह किया था। इनकी महारानी रुद्राणी जो थी, जिसका एक दूसरा नाम आत्मप्रभा था, वह पुष्कर में 1000 दिए जला करके और शिव जी की पूजा किया करती थी। उसके बाद वाकपति राज प्रथम की बात आती है, तो इनका उपनाम वाकपति था और यह महारानी इंद्राणी का पुत्र था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसने 188 युद्धों में विजय प्राप्त की और इसने प्रतिहार सामंत तंत्रपाल को युद्ध में हराकर बंदी बनाया था और इसने मंडलगढ़ और बिजोलिया को अपने राज्य में सम्मिलित किया और पुष्कर में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद हम सिंहराज की बात करते हैं। यह नाडोल शाखा के संस्थापक लक्ष्मण का भाई था और इसने तंवर राजा को हराकर बंदी बनाया और चारों दिशाओं में विजय प्राप्त की। फिर हमीर महाकाव्य के अनुसार इसका अरब सेनापति हेतिम के साथ संघर्ष हुआ था और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और सिंहराज चौहान वंश का वास्तविक
सिंहराज जो था वो चौहान वंश का वास्तविक प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। इसके बाद विग्रहराज द्वितीय की बात करते हैं तो इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को युद्ध में पराजित किया। इन्होंने भृगुकच्छ में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया और हर्ष मंदिर के लिए गांव जो है दान दिए थे। दुर्लभराज द्वितीय जो थे इन्होंने रतन सिंहन यानी कि जो रोहतक क्षेत्र था वहाँ पर उस क्षेत्र को जीत करके और अपने राज्य में सम्मिलित किया। गोविंदराज द्वितीय की बात करें तो प्रबंध कोश के अनुसार इन्होंने महमूद गजनवी को युद्ध में परास्त किया था। वाकपतिराज द्वितीय इन्होंने मेवाड़ के गुहिलोत शासक अंबा प्रसाद पर आक्रमण किया जिसमें अंबा प्रसाद मारा गया। यह चौहान और मेवाड़ के बीच पहली प्रमुख भिड़ंत थी। इसके बाद वीरराम, चामुंडाराज, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय और पृथ्वीराज प्रथम ने शासन किया था। इसके बाद बात आती है अजयराज द्वितीय की। 1110 से 1135 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था और अजयराज ने मालवा के सम्राट सुलहण या नरवर्मन के सेनापति को युद्ध में हराकर बंदी बनाया था। नरवर्मन के सेनापति को जो मालवा के थे उसको युद्ध में हरा करके बंदी बनाया था। इन्होंने अजमेर में एक बड़ी टकसाल स्थापित की और चांदी व तांबे के सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों पर एक और सम्राट का चित्र है और दूसरी ओर साम्राज्ञी इनकी जो पत्नी थी सोमल देवी उनका नाम अंकित था। ये सिक्के मथुरा तक भी चलते थे। इनकी पत्नी जो थी सोमल देव इन्होंने भी स्वयं अपने नाम से चांदी के और तांबे के सिक्के बनवाए थे। हालांकि अजमेर नगर पहले से ही बस चुका था परंतु अजयराज ने इसका व्यापक विस्तार किया था। अपने शासन के अंतिम समय में वे अपने पुत्र अर्णोराज को गद्दी सौंपकर स्वयं धर्म संन्यास हेतु पुष्कर चले गए थे। संन्यास ले लिया था इन्होंने। उसके बाद हम बात करते हैं अर्णोराज। इनका दूसरा नाम आनाजी भी था। इन्होंने 1137 ईस्वी में अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। साथ ही पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। इन्होंने चालुक्य शासक जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था और गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल ने अर्णोराज को माउंट आबू के निकट एक युद्ध में पराजित किया था। इनके दरबार में देवबोध और धर्मघोष नामक दो प्रमुख विद्वान रहते थे और अर्णोराज की हत्या उनके ही पुत्र जग्गदेव ने की थी। इसीलिए जग्गदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। अब विग्रहराज चतुर्थ की बात करते हैं जिन्हें बिसलदेव चौहान भी कहा जाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहान वंश का स्वर्णिम काल माना जाता है। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कहा है ऐसा। उनके शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है कि एक तो वह अर्णोराज के वे भी पुत्र थे और इन्होंने 1158 में अपने भाई जगदेव को हरा करके अब सत्ता संभाली थी और वे दिल्ली पर अधिकार करने वाले चौहान वंश के प्रथम शासक थे। इन्होंने दिल्ली के तोमर शासक तंवर को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य में मिला लिया था और इन्होंने जो अपने पिता से उनके जो पिता थे अर्णोराज जी वो जिन कुमारपाल से हारे थे उन्हीं कुमारपाल को इन्होंने हरा करके और चित्तौड़ को भी चौहान साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। वही कुमारपाल के जो सामंत थे सज्जन उनको हराया था इन्होंने। तो एक तरह से कुमारपाल की ही हार हुई थी। अब साहित्य और कला के संरक्षण की बात करते हैं तो इन्हें कवि बांधव या कटिबंधु की उपाधि दी गई है। यह पृथ्वीराज विजय में ऐसा कहा गया है, लिखा गया है। उनके दरबार में नरपति नाल और सोमदेव जैसे विद्वान रहते थे। नरपति नाल ने बिसलदेव रासो लिखी थी और सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखी थी। इसके बाद हरिकेली नाटक इन्होंने लिखा था। एक तरह का नाटक था जिसमें शिव और अर्जुन के संवाद का वर्णन मिलता है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसके बाद इन्होंने एक अजमेर में संस्कृत पाठशाला का भी निर्माण करवाया था जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके उसको एक मस्जिद में बदल दिया था। अब विद्वान किलहोर्न ने उनकी तुलना कालिदास और भवभूति से की है। किलहोर्न ने
इनकी तुलना कालिदास और भवभूति से की है। इन्होंने दिल्ली में लौह स्तंभ का भी तो निर्माण करवाया था। अच्छा, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, इन्होंने धार प्रदेश की पाठशाला की तर्ज पर इसका निर्माण करवाया। 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद में बदल दिया था, और जिसे अभी हम 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं, वैसे इसका नाम जॉन मार्शल ने दिया था, लेकिन इसीलिए दिया था क्योंकि यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है। अच्छा, टोकपुर में बिसलदेव नगर बसाया था और बिसलपुर बांध का भी निर्माण करवाया था, और अपने राज्य में पशुवध पर इन्होंने प्रतिबंध लगवाया था। इसके अलावा दिल्ली में लौह स्तंभ लगवाना भी उनकी एक प्रमुख उपलब्धि थी। अब इसके बाद शासन आता है अमर गांगे या अपर गांगे के साथ। 1164 से 65 के बीच विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे, जो अल्प आयु थे और अविवाहित थे, और रूठी रानी शिव मंदिर शिलालेख के अनुसार शासन संभालने के 1 वर्ष के भीतर ही उन्हें जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज सेकंड ने युद्ध में पराजित कर पद से हटा दिया था। फिर उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय आ गए थे 1165 में। तो इन्होंने क्या किया कि अमर गांगे या अपार गांगे को युद्ध में हरा करके सिंहासन प्राप्त किया, और अपनी वीरता और देश रक्षा के गुणों के कारण प्रजा में इन्हें राम का अवतार माना गया। उनका भी शासनकाल छोटा था और उनकी भी कोई संतान नहीं थी, और इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके एक चाचा थे सोमेश्वर, यानी कि अमर गांगे के भाई सोमेश्वर जो थे वो सिंहासन पर बैठे थे। दौड़गांव जो शिलालेख है, जो रूठी रानी मंदिर के पास में स्थित है, वो इनकी जानकारी देता है। तो अब बात करते हैं हम सोमेश्वर की। सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। इनका भी कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं था, कम ही था, और इन्होंने अजमेर में कल्प वृक्ष लगवाया था। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हम बात करते हैं, जिसके बारे में चौहानों में सबसे अधिक प्रश्न इन्हीं के मामले में पूछे जाते हैं, इन्हीं के बारे में पूछे जाते हैं, जिन्होंने 1177 से 1192 ईस्वी तक शासन किया था। देखो, इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में, तो 11 साल बाद उनके पिता की यानी सोमेश्वर की मृत्यु हो गई थी। तो 1166 में इनका शासनकाल 1177 में इनका शासनकाल प्रारंभ होता है। माता का नाम कर्पूरी देवी था, जो दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। ठीक है, इन्हें राय पिथौरा भी कहा गया है, और ये शासन की जो शुरुआत थी वो 11 वर्ष की आयु में हुई थी, इसीलिए कर्पूरी देवी ने शासन संभाला था। अच्छा, इनका जो कर्पूरी देवी के जो शासन संभालने में मदद जो करने वाले थे, एक तो कदमवास थे, जिन्हें कैलाश या केमास भी कहा जाता है, जो एक मंत्री थे। उसके अलावा एक भुवन मल्ल भी थे। सैन्य उपाधि की बात करें तो इनके विजय अभियानों के कारण इन्हें दल पुंगल की उपाधि दी गई थी। दल पुंगल यानी कि विश्व विजेता की उपाधि दी गई थी। सबसे पहले देखो, प्रमुख सैन्य अभियान की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले पारिवारिक विद्रोह भी था, क्योंकि अपने चाचा अमर गांगे को पराजित कर अपनी सत्ता भी सुरक्षित की थी, और नागार्जुन जो केमास की सहायता से गुड़ापुरा क्षेत्र पर अधिकार कर नागार्जुन के जो विद्रोह था उसका दमन किया था। इन्होंने नागार्जुन के विद्रोह को समाप्त किया था। अब भंडानकों का दमन भी किया था इन्होंने। 1182 ईस्वी में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में जो भंडानक थे वे विद्रोह कर रहे थे, तो उस विद्रोह का इन्होंने खात्मा किया था। इसका वर्णन हमें जिनपति सूरी ने दिया है। अब महोबा या पहोबा का युद्ध हुआ था। चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया, और इस युद्ध में प्रसिद्ध वीर आल्हा उदल जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद में वो क्षेत्र था वो पंजुन राय को सौंप दिया गया था। उसके बाद गुजरात चालुक्य संघर्ष की बात करें, 1184 ईस्वी में भीमदेव सेकंड के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार से युद्ध हुआ था, और बाद में संधि हो गई थी, और चौहान और चालुक्य की जो लंबी शत्रुता थी वो इस समय 1184 में समाप्त हो गई थी उस युद्ध में, जो कि जगदेव प्रतिहार से युद्ध हुआ था चालुक्य संघर्ष में। इसके बाद में मुख्य युद्ध होता है तराइन का। देखो, तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज विजय होते हैं और दिल्ली के
गोविंदराज ने मोहम्मद घोरी को घायल कर दिया और घोरी वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती थी कि घोरी का पीछा न करके घोरी को बंदी न बनाया था इन्होंने। तो इसलिए अगले वर्ष घोरी वापस से युद्ध के लिए आया। तो उस 1192 वाले सेकंड तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इस युद्ध में, सेकंड के युद्ध में, मेवाड़ के जो समर सिंह थे और दिल्ली के जो मेवाड़ के समर सिंह या सामंत सिंह जो भी नाम है, तो और दिल्ली के गोविंदराज उनके सहयोगी थे। ताजुल मासिर के अनुसार घोरी ने युद्ध से पूर्व शांति प्रस्ताव भी भेजा था और युद्ध के बाद, लेकिन फिर भी ये पृथ्वीराज चौहान के साथ में समर सिंह या सामंत सिंह और गोविंदराज चौहान भी थे, फिर भी ये युद्ध हार गए थे। युद्ध के बाद अजमेर और दिल्ली पर बाद में घोरी का अधिकार हो गया था, मोहम्मद घोरी का अधिकार हो गया था। अब एक छोटा सा जयचंद संयोगिता प्रसंग भी है। कन्नौज के राजा जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उसके लिए स्वयंवर रचाया गया था जयचंद के द्वारा। तो इसमें क्या है कि पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया था, तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा संयोगिता का हरण कर लिया गया था। इसीलिए फिर जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की शत्रुता थी वो शुरू हो गई थी। इसीलिए जयचंद ने मोहम्मद घोरी का साथ दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था युद्ध में। एंड चंद्र बरदाई की प्रसिद्ध पंक्तियाँ उनके कौशल को दर्शाती है। देखो, चंद्र बरदाई जो थे वे पृथ्वीराज, इनका एक दूसरा नाम था पृथ्वी भट्ट वल्लादी, एक भट्ट ब्राह्मण थे और पृथ्वीराज चौहान के बहुत ही करीबी थे। तो एक तरह से पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। इन्होंने तराइन के जो युद्ध की जो एक घटना है, उस घटना का जिक्र करते हुए उसमें एक उनका एक प्रसिद्ध दोहा बहुत प्रसिद्ध रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। अब हम शासन का मूल्यांकन देखते हैं। दिल्ली और अजमेर से चौहानों का प्रशासनिक नियंत्रण खो जाने के बाद में उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो सबसे पहले तो मोहम्मद घोरी के बाद से मुस्लिम सत्ता की शुरुआत हो गई थी। तो ये था सांबर और अजमेर के चौहानों के बारे में विस्तृत नोट्स। अब हम रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ते हैं। रणथंभौर का चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज चौहान था। ये गोविंदराज चौहान पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो था उसका पुत्र था। इन्होंने रणथंभौर में जाकर के चौहान वंश की स्थापना की थी। 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की जो पराजय हुई थी, उसके बाद मोहम्मद घोरी ने समझौता करके और अजमेर का शासन तो ले लिया था, लेकिन कहा कि ठीक है, आप रणथंभौर की जो जागीरी है वो आप रखिए। तो घोरी की अधीनता स्वीकार करने के कारण उनके चाचा हरिराज ने उन्हें अजमेर से निकाल दिया था, क्योंकि अब 1194 में इन्होंने रणथंभौर जाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इन्होंने भी रणथंभौर का शासन स्वीकार करवा दिया था, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी उन्हें रणथंभौर का शासक स्वीकार किया था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इन गोविंदराज चौहान की मदद की थी रणथंभौर के शासक बनने में। एक मिनट, सॉरी है, थोड़ा सा गला खराब है। वालन देव की बात करते हैं तो ये गोविंदराज के पुत्र थे और मंगलाना के शिलालेख के अनुसार इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की अधीनता में शासन किया था। इन्हें गणपति वालन देव भी कहा जाता था। इनके उत्तराधिकारी प्रहलादन की मृत्यु शेर के शिकार के दौरान घायल होने से हुई थी। उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण को उत्तराधिकारी और भाई वाघभट को उनका संरक्षण नियुक्त किया था। अब वीर नारायण की बात करते हैं। प्रहलादन के पुत्र थे और इनका विवाह आमेर के कछवाहा नरेश बीजल देव की पुत्री से हुआ था। सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर जब आक्रमण किया था, लेकिन दुर्ग की मजबूत के कारण वह सफल नहीं हो सका था। इल्तुतमिश ने धोखे से मित्रता का प्रस्ताव भेजकर उन्हें दिल्ली बुलाया, जहां 1226 के आसपास में भोजन में विष देकर उनकी हत्या करवा दी थी। किसकी? वीर नारायण की। अब हम बात करते हैं वाघभट्ट की।
तो ये वाल्हण देव के पुत्र और वीर नारायण के चाचा थे। इन्होंने मालवा के नरेश की हत्या कर वहाँ अपना प्रभाव स्थापित किया था और 1236 में दिल्ली के राजनीतिक संकट का लाभ उठाकर रणथंभौर दुर्ग पुनः जीत लिया। इसके बाद इन्होंने 1248 और 1253 में नसीरुद्दीन के सेनापति उलुग खां के आक्रमण को विफल कर दिया था। इतिहासकार मिंजहा उल सिराज ने वाघ भट्ट को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था। इन्होंने लगभग 12 वर्ष तक शासन किया और उनके उत्तराधिकारी जैत्र सिंह बने थे। जैत्र सिंह, इनके बारे में जानकारी कुवलजी और अटरू के शिलालेख से मिलती है। बलवंत शिलालेख के अनुसार वे मालवा के राजा जय सिंह के लिए कड़ी धूप के समान प्रचंड थे। उन्होंने आमेर के राजा और तिहंगढ़ जो तिमनगढ़ है, तिमनगढ़ जो करौली में है, वहाँ के जो यदुवंशी राजा थे जय सिंह, उनको पराजित करके और कर देने के लिए विवश किया था, टैक्स देने के लिए विवश किया था। दिल्ली से संघर्ष 8 फरवरी 1259 को मलिक उल नवाब के नेतृत्व में दिल्ली की सेना का आक्रमण विफल रहा था। जैत्र सिंह के 3 पुत्र थे, सुरतान, वीरम और हम्मीर। उन्होंने अपने सबसे योग्य पुत्र हम्मीर को अपना उत्तराधिकारी चुना। अब बात करते हैं हम हम्मीर देव चौहान की। चौहानों का सबसे शक्तिशाली राजा हम्मीर देव चौहान, जिन्होंने लगभग 1283 ईस्वी में अपना शासन शुरू किया था और चौहानों के ये अंतिम महान शासक रहे थे। उनके इतिहास के प्रमुख स्रोतों में नैनचंद सूरी का हम्मीर महाकाव्य, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बरनी मिन्हाज उल सिराज की तवकात ए नासिरी और जोधराज का हमीर रसो, चंद्रशेखर का हमीर हट और बलबन व गढ़ के शिलालेख महत्वपूर्ण हैं, जो इनके बारे में गाथा गाते हैं। हमीर के विजय अभियान के बारे में पढ़ते हैं हम। हमीर ने मालवा के परमार राजा अर्जुन को पराजित किया था और इन्होंने मांडलगढ़, उज्जैन, आबू, चित्तौड़, वर्धनपुरा, चंपा, पुष्कर, माहेरठ, खंडेला और चाकसू जैसे क्षेत्रों से कर वसूल कर विजय प्राप्त की थी और ककराला के यदुवंशी राजा ने भी उन्हें कर दिया था। देखो, उनकी एक नीति थी शरणागत नीति। भले ही विद्रोही हो, शरण में आए हुए की ये रक्षा करना ही अपना धर्म मानते थे, जो कि भारत में शुरू से ही होता आया है। हमीर ने 1298 में अलाउद्दीन खिलजियों के जो विद्रोही थे, केहबरू, मोहम्मद शाह, इन्हें शरण दी थी और यही शरणागत नीति रणथंभौर पर अलाउद्दीन के आक्रमण का मुख्य कारण बनी थी। वैसे भी अलाउद्दीन अपने क्षेत्र का, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था, इसीलिए भी इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। हमीर का एक सुप्रसिद्ध कथन था इसके बारे में कि क्षत्रिय की शरण आय की रक्षा हमारा धर्म है। अब जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 92 यानी कि 1292 के आसपास रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध प्रारंभिक संघर्ष 1299 में, पहले अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार 1299 में भी यहाँ पर एक आक्रमण करवाया था। तो बनास नदी के तट पर हमीर के जो सेनापति थे भीम सिंह, इन्होंने अलाउद्दीन के सेनापति उलुग खां को पराजित किया था। उनके नगाड़े और हाथीदांत छीन लिए। हालांकि मंत्री धर्म सिंह की गलत सलाह के कारण भीम सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने युद्ध तो जीता था। तो अलाउद्दीन खिलजी से एक बार तो संघर्ष में ये जीत गए थे। अब 1300 से 1301 की बात करते हैं तो अलाउद्दीन ने छल का सहारा लेकर हमीर के जो मुख्य गद्दार थे रतिपाल और रणमल, जो कि सेना के प्रमुख थे, हमीर की सेना के प्रमुख थे, उन दोनों को अपनी ओर मिला लिया, जिस कारण किले की रक्षा कमज़ोर हो गई। लंबे समय तक चली घेराबंदी के कारण किले में अन्न और पानी की भी कमी होने लगी थी। कोठारी ने भी झूठ बोला कि भंडार तो भरे हुए हैं, लेकिन बाद में वे खाली मिले, जिसके कारण हमीर ने कोठारी को भी मृत्युदंड दिया था उस समय। 1301 में 3 महीने की भीषण घेराबंदी के बाद अंतिम युद्ध हुआ था। शरणागत मोहम्मद शाह ने सबसे पहले अपने परिवार का बलिदान दिया।
कौन कौन से बलिदान देने वाले? एक तो मोहम्मद शाह जो रणथंभौर की तरफ, हमीर की तरफ थे, और महारानी रंग देवी और हमीर की पुत्री देवल देवी के नेतृत्व में स्त्रियों ने जौहर किया था। हमीर देव ने भी केसरिया पहन करके और अंतिम युद्ध लड़ा और पकड़े जाने पर स्वयं अपनी तलवार से अपना शीश काटकर अर्पित कर दिया था। उनके भाई वीरमदेव, टोंक, गंगाधर आदि भी वीर गति को प्राप्त हुए थे, ऐसा कहा जाता है। और एक स्रोत में ऐसा भी कहा गया है कि वीरमदेव, टोंक, गंगाधर आदि भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। और एक स्रोत में यह कहा गया कि इनका जो एक भाई था मालदेव मुछाला नहीं सॉरी, इनका भाई नहीं था मालदेव मुछाला, वो तो जालोर के कान्हड़देव चौहान का भाई था। आई एम वेरी सॉरी। अब 10 जुलाई 1301 ईस्वी को हमीर देव ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा और 12 जुलाई 1301 ईस्वी को उनका 18 वर्षीय शासन समाप्त हो गया। युद्ध के परिणाम और साहित्य में स्थान। विजय के बाद अलाउद्दीन ने गद्दार रणतीपाल की खाल निकलवा दी थी और रणमल और उसके साथियों की भी हत्या करवा दी थी। उन्हें क्यों? इसका कारण यह है कि जो क्षत्रिय या जो भी सेनापति था वो अपने स्वयं के राजा का नहीं हो सका, तो वो अलाउद्दीन खिलजी का कैसे होता? इसी कारण से घायल मोहम्मद शाह ने इलाज के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी के सामने झुकने से मना कर दिया और कहा कि मैं जीवित हुआ तो अलाउद्दीन को मार दूंगा, जिसके बाद अलाउद्दीन ने उसे हाथी से कुचलवा दिया था। हमीर देव अपने अडिग स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसा कि लोक मान्यता में कहा गया है। उन्हें हटी हमीर के रूप में याद किया जाता है, जो अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते हैं उनकी रक्षा करते हैं। हमीर के बारे में कहा गया है ना कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये कहावत हमीर के लिए भी प्रसिद्ध है। अब नाडोल के चौहान वंश की हम विस्तृत नोट्स में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो राव लक्ष्मण जो थे वो नाडोल शाखा के मूल पुरुष थे। शाकंभरी की शाकंभरी जो वाकपति प्रथम थे, वाकपति राज प्रथम, उसके 3 पुत्रों में से एक पुत्र थे ये राव लक्ष्मण। तो उनके बड़े भाई सिंहराज 999 ईस्वी में सांबर के शासक बने थे। तो राव लाखन या राव लक्ष्मण जो थे अपनी पत्नी और एक परिजन के साथ सांबर छोड़कर चले गए थे और यहाँ पर नाडलपुर पहुँच करके और यहाँ उन्होंने अपने पौरुष बल से नाडोल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने नाडोल और मारवाड़ क्षेत्रों को आतंकित करने वाले जो मेव जो थे उनका संहार कर क्षेत्र में शांति स्थापित की थी। एक प्राचीन पद के अनुसार वे इतने शक्तिशाली थे कि गुजरात की राजधानी पाटन से चुंगी वसूल करते थे और मेवाड़ के जो स्वामी थे उनको भी कर देने के लिए इन्होंने विवश किया था। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य की बात करें तो इन्होंने कुलदेवी आशापुरा माता का आशीर्वाद प्राप्त था, जिन्होंने उन्हें विजय और महान राज्य का वरदान दिया था। उन्होंने नाडोल की पहाड़ी पर एक सुदृढ़ दुर्ग और भव्य राजमहल बनवाया और उसके मुख्य द्वार पर आशापुरा माता का मंदिर स्थापित करवाया था। नाडोल में प्रसिद्ध सूरजपोल का निर्माण भी राव लक्ष्मण ने ही करवाया था और नीलकंठ महादेव के शिलालेख के अनुसार इन्होंने लक्ष्मण स्वामी विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने एक वैश्य सेठ की पुत्री से विवाह किया, जिनसे उत्पन्न पुत्रों को राज भंडारों का अधिकारी बनाया। वर्तमान भंडारी वैश्य इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। सुंदा पर्वत शिलालेख में उन्हें शाकंभरी रिद्ध कहा गया है और माउंट आबू शिलालेख में इन्हें शाकंभरी माणक्य कहा गया है, जिसका अर्थ होता है शाकंभरी का महाराजकुमार या सांभर का हीरा, सांभर का माणक्य। यह भी कहा जाता है कि राव लाखन के समय मालवा के 12,000 घोड़े अपने आप नाडोल पहुंच गए थे। एक कथा है। नाडोल के राव लक्ष्मण के प्रमुख उत्तराधिकारी कौन कौन थे? एक तो सबसे पहले शोभित, इनका मालवा पर अधिकार था, जिसका उल्लेख सेवड़ी ताम्रपत्र में मिलता है। उसके बाद बलराज थे, इन्होंने परमार शासक मुंज की सेना को पराजित किया था।
उसके बाद विग्रहपाल थे जिनका शासन अल्पकाल रहा था। उसके बाद महेंद्र थे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बहन का जो विवाह था वो चालुक्य नरेश दुर्लभ राज से किया था, जिसका विवरण हमें द्वयाश्रय काव्य में मिलता है। इसके बाद अश्वपाल बने थे जिन्होंने अश्वलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद अहिल अश्वपात के बाद शासक बने थे। फिर अहिल के बाद में अनहिल, इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था और नाडोल शाखा का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है अनहिल। नाडोल के प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, एक तो बाला प्रसाद, इन्होंने नाडोल शाखा पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। देखो, अनहिल के बाद जो 1055 ईस्वी तक अनहिल ने शासन किया था, उसके बाद 1055 से 1070 ईस्वी तक बाला प्रसाद ने शासन किया था, जिन्हें नाडोल शाखा पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक कहा जाता है। और इनके काल की प्रमुख उपलब्धि नाडोल, और जो जेंद्र राज है, इनके काल की प्रमुख उपलब्धि नाडोल में जेंद्र राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाना था। उसके बाद पृथ्वीपाल हुए थे, पृथ्वीपालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। जोजल देव थे जो एक उदार शासक थे जिन्होंने राज्य में धर्म सहिष्णुता बनाए रखने के आदेश जारी किए थे। उसके बाद आसराज थे, इनके समय में राजनीतिक परिवर्तन हुए और ये चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह के सामंत बने गए। उसके बाद रायपाल आए थे, इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पुनः नाडोल पर अधिकार कर लिया था। और सहजपाल हुए थे, इनका शासनकाल 1180 से 1190 ईस्वी के आसपास रहा था। इसके बाद अल्हण देव, इन्होंने अपने राज्य में जीव हत्या पर रोक लगाने के लिए कड़े आदेश जारी किए थे। और इनके पुत्र कीर्तिपाल ने आगे चलकर चौहानों की जालोर शाखा की नींव रखी थी। कीर्तिपाल किसके पुत्र थे? अल्हण देव के पुत्र थे। उसके बाद बात करते हैं हम केल्हण देव की। तो इन्हें कांस हरड़ा के मैदान में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था इन्होंने 1178 में। इस महत्वपूर्ण विजय की खुशी में इन्होंने भगवान सोमनाथ के मंदिर में एक स्वर्ण तोरण द्वार बनाकर अर्पित किया था। उसके बाद जय सिंह बने थे, ये नाडोल शाखा के अंतिम शासकों में से एक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुए युद्ध में इनकी हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप नाडोल पर मुस्लिम शासन का आरंभ हुआ और 1197 में नाडोल के चौहान की शाखा का अंत हो गया। और ये जय सिंह जो थे वो नाडोल के अंतिम शासक थे। फिर हम बात करते हैं जालोर के सोनगरा चौहान की। तो जालोर पर्वत का प्राचीन नाम सोनगिरी या सुवर्णगिरी था और इस कारण चौहानों की इस शाखा को सोनगरा चौहान कहा गया था। सोनगिरी, सोनगरा एक जैसा नाम है, तो सोनगरा चौहान कहलाते हैं। जो नाडोल के जो कीर्तिपाल जी थे वे यहाँ पर आकर के इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। आल्हण देव के सबसे छोटे पुत्र थे और उनकी माँ का नाम अनल देवी था। विक्रम संवत 1218 में इन्होंने नाडोलाई के 12 गांवों की जागीरी मिली थी इन्हें। विजय अभियान इनके ये हैं, इन्होंने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार किया एक तो, और उसके बाद परमार राजा कुंतलपाल को हराकर जालोर और सिवाना पर विजय प्राप्त की और इन्होंने युद्ध में मोहम्मद गोरी को भी पराजित किया था। विक्रम संवत 1248 में इन्होंने जालोर राज्य की नींव रखी थी और ये सूर्य, शिव और अग्निदेव के बहुत बड़े उपासक थे और साथ ही जैन धर्म के भी संरक्षक थे। जैन धर्म की भी रक्षा करना अपना धर्म मानते थे। कीर्तिपाल की मृत्यु विक्रम संवत 1239 में हुई थी। उसके बाद इनके पुत्र समर सिंह इनके उत्तराधिकारी बने थे। बाद में बात आती है उदय सिंह की। तो इन्हें जालोर के चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक इन्हें भी माना जाता है। हालांकि कीर्तिपाल के लिए कहा था कि मोहम्मद नैन सिंह ने कि तू एक महान राजा था। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान उदय सिंह ने दिल्ली के सुल्तान आराम शाह और इल्तुतमिश दोनों को युद्ध में पराजित किया था और बाद में इल्तुतमिश से संधि कर उसे 400 ऊंट और 200 घोड़े देकर वापस रवाना किया था। अन्य विजय, इन्होंने सिंध देश के राजा को भी पराजित किया था और इनके प्रधानमंत्री का नाम यशोवीर था जो एक प्रसिद्ध कवि थे। अब चचिक देव, इन्होंने महाराजाधिराज और महामंडलेश्वर जैसी भव्य उपाधियां धारण की थी
और इन्होंने बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा की थी। इनके शासनकाल के दौरान दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद और बलबन की ओर से जालौर पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था और ब्राह्मणों का जो कर था वो माफ़ किया था और सुंदा माता की वे पूजा करते थे। सामंत सिंह, इनके शासनकाल में जालौर राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र रहा था। इन्होंने अपने पुत्र कान्हड़ देव को शासन कार्य में अपना सहभागी बनाया था। इनके बाद सामंत सिंह के बाद अगला उत्तराधिकारी कान्हड़ देव आता है, जालौर के सोनगरा चौहानों का अंतिम शासक। कान्हड़ देव, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को जालौर के रास्ते गुजरात जाने की अनुमति देने से स्पष्ट मना कर दिया था। उनका मानना था कि खिलजी की जो सेना थी वो धर्म, स्त्री, गौ और ब्राह्मणों का नाश करने वाली थी, इसलिए इन्होंने मार्ग देने से मना कर दिया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में अपने साम्राज्य विस्तार की नीति से सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया और अपनी विशाल सेना के साथ इसे चारों ओर से घेर लिया। उस समय सिवाना का शासक जो था वो सातल देव था, जो कान्हड़ देव का भतीजा था। राजपूतों ने युद्ध की रक्षा के लिए ढेकुली, पत्थरों और प्रबल सैन्य शक्ति का सहारा लिया था। खिलजी की सेना ने छल से दुर्ग के जल स्रोत को अपवित्र कर दिया, जिससे दुर्ग के भीतर भयंकर जल संकट उत्पन्न हो गया और वहां निवास करना भी असंभव हो गया। फिर जौहर और केसरिया हुआ था। स्त्रियों ने जौहर किया था और पुरुषों ने केसरिया किया था। और राजस्थान, इसके बाद राजपूतों ने केसरिया धारण कर अंतिम युद्ध लड़ा, जिसमें दुर्गपति सातल देव भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। फिर सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था और इसका नाम बदलकर खेराबाद कर दिया था। और जालौर दुर्ग को भी बाद में इन्होंने 1311 में जीता और जालौर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया था। सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद में जालौर दुर्ग को जीतने की इन्होंने योजना बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर पर अंतिम और निर्णायक आक्रमण किया और दुर्ग की रक्षा का नेतृत्व स्वयं कान्हड़ देव चौहान कर रहे थे। प्रारंभिक चरण में पर्याप्त रसद और जल आपूर्ति के कारण खिलजी की सेना असफल रही थी। अलाउद्दीन खिलजी ने छल की नीति अपनाई और दहिया राजपूत बीका नामक एक देशद्रोही ने खिलजी की सेना को युद्ध में प्रवेश करने का गुप्त मार्ग बता दिया। बीका की पत्नी हीरा दे ने अपने पति के इस देशद्रोह का रहस्य कान्हड़ देव को बता दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस भीषण युद्ध में कान्हड़ देव वीर गति को प्राप्त हुए और जालौर को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने मारवाड़ की स्वतंत्र राजपूत सत्ता को समाप्त कर दिया था और उसका नाम बदल करके जालौर दुर्ग का नाम बदल करके जलालाबाद कर दिया था। इसके बाद कान्हड़ देव का जो भाई था वीरम देव सोनगरा चौहान, मालदेव सोनगरा चौहान, जिसे मालदेव मुछाला भी कहा जाता था, उनको जालौर की बागडोर संभालने के लिए दी थी और वे स्वयं अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दिल्ली का शासन संभाल रहा था। तो ये थे चौहान वंश से संबंधित जितने भी स्थान थे, जैसे सांभर, अजमेर और रणथंभौर, जालौर और नाडोल। तो इन सभी चौहान शाखाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में हमने चर्चा की थी। इसके अगले वीडियो में हम इससे संबंधित MCQ पर चर्चा करेंगे, MCQ के बारे में रिवीजन करेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना आप। थैंक यू वेरी मच।